जय हिंद। महाराष्ट्र भारत का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा जो प्राचीन काल से अपने भारत के लिए एक महत्वपूर्ण परिस्थिति स्थिति को अदा करते हुए चला आ रहा है। आज भी भारत में सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि आर्थिक स्थिति से मजबूत कौन सा राज्य है तो महाराष्ट्र आता है। सांस्कृतिक स्थिति में भी इसका बड़ा महत्व रहा। प्राकृतिक भी स्थिति इसकी अच्छी है और साथ में राजनैतिक स्थिति भी यहाँ से ही चलती है, क्योंकि महाराष्ट्र दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में पड़ता है, जिससे इस दोनों के तरफ की जो समस्याएं हैं, जो आर्थिक राजनीतिक क्रियाएं हैं, इससे संबंधित होती हैं और इसी को समझ करके कई सारे नियम और नीतियों को बनाए जाते हैं। तो आज मेरे प्यारे साथियों, महाराष्ट्र के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में कौन कौन से हमारे एग्ज़ाम में आने वाले यानी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कौन से इम्पोर्टेंट पर्वत हो गए, पठार हो गए, नदियां हो गई, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। और साथ में बहुत सी चीज़ें और भी हैं जो आप देखेंगे इस फोटो के माध्यम से, और ये आपको बड़ा ही मनमोहित करेगा। तो बिल्कुल आप जो है निश्चिंत होकर के पढ़ते हैं। और आइए सबसे पहले समझते हैं महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्वत हैं और इन पर्वतों की ऊंची चोटी और क्या खास बातें हैं, आइए समझते हैं। बिल्कुल साथियों, ये रहा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की जो मैप है आप देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर है। और इसके यह है पश्चिमी कोस्ट, इसे हम कहते हैं पश्चिमी, साथियों इसे हम कहेंगे पश्चिमी कोस्ट। अगर इसे हम अच्छे से लिखते ही चलेंगे ताकि, तो साथियों यह है पश्चिमी कोस्ट। और पश्चिमी कोस्ट जो है यहाँ पे सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट के नाम से यह बड़ा ही मतलब कि इसका नाम होता है। और यह हमारे हिमालय के बाद यह दूसरे नंबर पर आता है सदाबहार वनों के रूप में। और जो पश्चिमी घाट है तो यह तो एक राज्य में तो है नहीं, बल्कि यह इसका विस्तार कुल 5 राज्यों में है। तो पश्चिमी घाट को जो यह घाट है इसको ठीक है आगे छोड़ चलते हैं। और इसका एक सिरा, इधर का जो सिरा है यह गुजरात से लगता है। बता दें मेरे प्यारे साथियों कि गुजरात कभी महाराष्ट्र का ही हिस्सा था और महाराष्ट्र से टूटकर 1960 में यह अलग हो गया और एक अलग राज्य के रूप में इसकी पहचान हुई। ठीक इसके ऊपर देखें तो यहाँ तक पूरा, यहाँ तक लगभग जो है यह राज्य है एमपी का। तो आपको जानना चाहिए कि एमपी सबसे बड़ा सीमा बनाने वाला महाराष्ट्र का एक राज्य है। इसके बाद इधर की तरफ छत्तीसगढ़, यह रहा छत्तीसगढ़, यह एक इसका राज्य है। जबकि इधर की तरफ देखें तो यह भी एक सीमा बनाने वाला तेलंगाना राज्य है। क्या आप बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश भी महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाएगा? तो साथियों बिल्कुल नहीं बना पाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश ठीक यहाँ से अब नीचे की तरफ मुड़ गया है। और पहले तेलंगाना जब नहीं था तो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र का एक बॉर्डर साझा करने वाला स्टेट हुआ करता था। लेकिन अब तेलंगाना जो कि 2014 में 2 जून 2014 को यह अलग हो गया आंध्र प्रदेश से, जिसके कारण आप यह देख सकते हैं। इसके बाद इधर की तरफ चलें तो हमें कर्नाटक, ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ कर्नाटक है, इसको छोड़ करके इधर का यह रहा कर्नाटक। और कर्नाटक इसका दूसरा सबसे ज़्यादा लगने वाला या बॉर्डर साझा करने वाला राज्य है।
और एक छोटा सा राज्य यहाँ पे है, इसे नाम है गोवा। मतलब कि महाराष्ट्र से साझा करने वाले कुल राज्यों की संख्या देखें तो कुल हो जाता है 1, या MP 2, छत्तीसगढ़ 3, तेलंगाना 4, कर्नाटक 5 और गोवा 6 राज्यों से इसका संपर्क है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी भी है जिसका नाम है दमन दीव और दादर नगर हवेली। तो यह रहा दादर नगर हवेली, और ये रहा जो है यहाँ पे, चूँकि 2 हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही है क्योंकि पहले 2 हुआ करता था। तो इधर की तरफ जो दादर नगर हवेली है वह और दमन दीव मिला करके 2019 में एक ही स्टेट बना दिए गए, एक ही यूटी बना दिए गए, और इनका केवल अब एक ही उपराज्यपाल या प्रशासक रहेगा। तो लगभग क्या एक यूनियन टेरिटरी से इसका संपर्क यानी सीधा सीमा साझा होता है। ऐसे ही अब आगे बात करते हैं कि जो महाराष्ट्र है इसमें कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होते ही हैं। तो हमने देखा कि इसके ऊपर सतपुड़ा रेंज था और यह पूरी तरीके से MP में इसका क्षेत्र था। लेकिन अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे सतपुड़ा तो हो गया। इधर की तरफ अजंता पर्वत श्रेणी, तो यह रहा अजंता पर्वत श्रेणी, और यह बहुत ही प्राचीन है अजंता पर्वत श्रेणी, और इसकी लंबाई उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि सतपुड़ा या विंध्याचल पर्वत की होती है। तो इसके अजंता और सतपुड़ा के बीच में आपको पता है एक नदी है, तापी नदी बहती है, और अजंता के ठीक बगल में है यहाँ पे जो एक चोटी है उसका नाम ही बताएंगे। यहाँ से एक नदी निकलती है गोदावरी नदी। तो गोदावरी और तापी नदी के बीच में अजंता पर्वत श्रेणी का विस्तार है, और अजंता पर्वत श्रेणी में ही कुछ छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं जिसका नाम है सतमाला। तो इधर की तरफ यह सतमाला है, इधर की तरफ एक और सतमाला है। यह 2 अजंता पर्वत श्रेणी का विस्तार मात्र है। अब एक और महत्वपूर्ण जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, यह भी एक पर्वत श्रेणी में ही इसका नाम शुमार है, और यह पर्वत श्रेणी पूरा 5 राज्यों में विस्तार करता है। आइए देखते हैं कि किस किस राज्य में और कहां से कहां तक इसका विस्तार है। तो यहां से लेकर के पूरा यहां तक, इधर कोस्टल एरिया पर मैदानी भाग है जहाँ पे फसलों यानी खेती बाड़ी का अच्छा प्रावधान हो जाता है, क्योंकि नदियाँ जा करके यहाँ पे इस कोस्टल एरिया में गिरती हैं जिससे उपजाऊ भूमि बन जाती है। लेकिन इसके उपजाऊ भूमि के ठीक पूरब में बड़ा ही अनोखा पर्वत है जो कि लगातार पर्वत है, ठीक है। जबकि पूर्वी वाले जो पर्वत श्रेणी है वह, या पूर्वी घाट वाले जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वह कटी फटी ज़्यादा हैं, लेकिन इधर की पर्वत श्रेणी कटी फटी बहुत ही कम है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले ये रहा गुजरात, हमने देखा। इधर की तरफ पूरा रहा महाराष्ट्र के नीचे इसके बाद गोवा इधर रहा, फिर कर्नाटक, उसके बाद केरल, यानी कि यह 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, तो 5 राज्यों में इसका विस्तार है। पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट बता दें कि इसमें एक रेल भी चलती है जो कि इसी पश्चिमी घाट के बीचों बीच होकर के कई सुरंगों से होकर के निकलती है, और यह अमरोहा से या रोहा से केरला तक जाती है। ओके साथियों, इसके बाद हमारी मुलाकात होती है पाल घाट। इसी पर एक पाल घाट है, इसी पर पश्चिमी घाट पर ही है, और इस पाल घाट को जो केरला में पड़ता है, पाल घाट यहाँ पे तो ही है साथियों, पाल घाट केरला में है, और इसे
भारत का या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मतलब आप इससे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह कटी फटी बहुत ही कम है और कुछ ही ऐसे जगह हैं जहां से दक्षिण भारत में प्रवेश किया जा सकता है, जो कि वह पाल घाट से रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ पे बहुत हरी भरी है और साथ में कई बायो रिजर्व और नेशनल पार्क भी इसी में बनाए गए हैं, जो कि पश्चिमी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और अगर आगे बढ़े तो इसी पश्चिमी घाट पर कुछ और पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि कलसुबाई। इसी पर्वत श्रेणी के ऊपर यानी ऊपर की तरफ यहाँ पे ये रहा कलसुबाई। तो कलसुबाई पश्चिमी घाट का ही एक ऊंची चोटी है, कोई पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि पर्वत श्रेणी का ही मतलब किसी पश्चिमी घाट का ही विस्तार मात्र है। तो इसकी एक ऊंची चोटी है और सबसे ऊंची चोटी यही कलसुबाई ही है, जो कि लगभग 1439 किलोमीटर की ऊंचाई इसकी रिकॉग्नाइज की जाती है। 1439 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यही कलसुबाई से ही यहाँ पे पर्यटक स्थल के रूप में इसका अच्छा खासा यहाँ पे माना जाना जगह है। बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं, जो कि इस जो है महाराष्ट्र का एवरेस्ट के रूप में इसे माना जाता है। अगर पूछा जाए आपसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट कौन है, तो आप कलसुबाई का नाम लेते हैं। तो सोचिए कि अगर जो एवरेस्ट है किसी राज्य का, उसका कितना ज़्यादा महत्व होगा। तो ये रहा कलसुबाई। आप भी याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी महाराष्ट्र का है और दक्षिण भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली जो है अन्नामलाई की चोटियाँ हैं। ठीक है। तो कलसुबाई से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी, और गोदावरी में कई सारी नदियां आके मिलती हैं, वो हम देखेंगे। जो कि अजंता पर्वत श्रेणी से भी कई नदियां निकल के आई हैं। बालाघाट पर्वत श्रेणी जो कि इसी पश्चिमी घाट का ही विस्तार है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी हो गया। ठीक है। अब इसी की तरफ देखिए, बालाघाट की बात करें तो यह बालाघाट रहा इधर की तरफ, और यह हरिश्चंद्र की चोटियाँ, हरिश्चंद्र की पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो मतलब कि अजंता तो अलग है, बाकी हरिश्चंद्र हो गया, बालाघाट हो गया या हरिश्चंद्र हो गया। और इसी के ठीक नीचे यहाँ पे महाबलेश्वर, आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे भगवान शिव का स्थान होता है। कभी कभी भगवान यहाँ पर भी आते हैं, लेकिन जाड़े के समय में कैलाश पर चले जाते हैं। तो महाबलेश्वर भी एक पर्यटक स्थल और धार्मिक रूप से इम्पोर्टेंट है, जो कि 1353 मीटर की ऊंचाई पर यह है। तो महाराष्ट्र की बात करें कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन होगी, तो वह हो जाती है महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी, यानी कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है। तो दो नदियाँ कौन कौन, गोदावरी और कृष्णा, जो कि दक्षिण भारत की सबसे इम्पोर्टेंट नदियाँ में इसका नाम लिया जाता है। तो यह महाराष्ट्र राज्य से ही निकलती हैं। और इसी कारण देखेंगे कि जब यह आगे बढ़ती हैं तो महाराष्ट्र ने कई इस पर डैम बनाए हुए हैं, पानी रोक लेता है। और यह आगे बढ़ती हैं तो इधर कर्नाटका में, इधर आने के बाद तमिलनाडु में जब प्रवेश करती हैं तो पानी की बड़ी किल्लत हो जाती है, जिससे ये तीनों राज्य एक दूसरे से झगड़ा करते हैं इन नदियों के पानी के लिए। बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि आज हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पानी की समस्या होने वाली है। और पानी के लिए बता दें कि हमारे इस साल बहुत ही कम पानी जो है अंडरग्राउंड के रूप में पहुंचा है, और बहुत से पानी जो है नदियों में और नदियों से होते हुए समुद्र तक पहुंच के निकल गया है, जो कि हमारे काम का बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो जो पानी हमारे काम का है वह कम है, और जितना हम उसमें से पानी निकालते हैं उससे तो आधा ही केवल अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पहुंचा है। तो सोचिए, पानी की समस्या नहीं होगी, बिल्कुल होने वाली है। तो हमें करना क्या है कि पानी जो है हमारे जो क्षेत्र में है उसको बचा कर रखना है,
और कम से कम पानी का उपयोग करना है, यूज करना है, ताकि हमारे ही देश के लोगों को जिन्हें पानी नहीं मिलता है उनको भी पानी उपलब्ध हो जाए। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और महाबलेश्वर के नीचे की तरफ यही विस्तार मात्र ही पश्चिमी घाट है और यही कुछ और भी नाम है, जैसे महादेव पर्वत श्रेणियाँ। तो महादेव पर्वत श्रेणियाँ तो इसमें छोटी मोटी नाम है, जैसे रखा गया जैसे महाबलेश्वर है, इसी की महाबलेश्वर से ही होता हुआ एक पर्वत श्रेणी जिसे महादेव नाम दिया गया। लेकिन अगर आप ज़्यादा इसमें खींच फाँच करेंगे तो समस्या होने लगेगी, क्योंकि सतपुड़ा रेंज की जो पर्वत श्रेणी है इसके विस्तार में वहाँ पे एक महादेव पर्वत श्रेणी के रूप में हम पढ़ चुके हैं। तो फिर उसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे सब। तो हमें बस कुछ ही याद रखने हैं, जैसे में अजंता पर्वत श्रेणी, इसके बाद यह जो है कलसुबाई और महाबलेश्वर, और यह पश्चिमी घाट। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पठार, कौन कौन से यहाँ पे पठार हैं और इन पठारों का क्या महत्व है हमारे भारत के लिए और इस महाराष्ट्र के लिए भी। तो बताते हैं कि जब से लोगों को, विदेशी लोगों को इस पठार के बारे में पता चला और पठार में कौन कौन चीज़ें हैं, किसका कंपोजिशन है, जैसे जो पठार है यह, इसे हम दक्कन का पठार कहते हैं, और इसी दक्कन के पठार पर ही पूरा महाराष्ट्र ही नहीं, लगभग दक्षिण भारत के उड़ीसा को छोड़कर और आंध्र प्रदेश को छोड़कर जितने भी नीचे हैं सब के सब इस पठार पर आते हैं। मतलब कि 5-6 राज्य तो इसमें आ ही जाएंगे, अगर गिने तो एक हो जाएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद केरल हो जाएगा और तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो शायद आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा आ सकता है इसमें है, लेकिन 5 राज्य और एक और राज्य जो है हमारा हो जाएगा गोवा। 5-6 राज्य पूरा इस दक्कन के पठार पर स्थित हैं। और यह दक्कन का पठार जानते हैं, निजाम यहाँ पे हुआ करते थे, राजा जब थे मुगल एम्पायर के समकालीन ही, तो ये इस पर राज करते थे। मराठों में शिवाजी महाराज भी यहाँ पे ही राज किए हैं दक्कन पर। और जब अंग्रेजों ने इधर देखा तो इन्हें लगा कि ये तो बड़ा बढ़िया क्षेत्र है, भले ही कुछ उगे या ना उगे लेकिन कई जगहों पे अच्छी खेती होती है, इसी बात नहीं है। तो पठारों पर जो इन्हें खुदाई के माध्यम से अन्य चीज़ें मिलने का जो तरीका था वह इन्हें नज़र आया कि यहाँ से बहुत सी ऐसी बहुमूल्य चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे में खनिज पदार्थ होते हैं, कोयला वगैरह, ये सब यहाँ से निकाले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ की जो चट्टानें हैं बड़ी ही मजबूत हैं। सोचिए कि यह एवरेस्ट पर्वत जो है उससे भी पुराना है, उससे बहुत ज़्यादा पुराना है। अरावली जो पर्वत है इससे भी पुराना है यह हमारा दक्कन का पठार, और यह ज्वालामुखी से बना हुआ पठार है। और ज्वालामुखी का पठार जानते ही हैं, ज्वालामुखी जब निकलती है तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स, गैसेज और खनिज पदार्थ निकलते हैं, जो कि इस क्षेत्र को समृद्ध महाराष्ट्र के रूप में निर्माण करता है। बिल्कुल साथियों, तो यह पठार रहा। और इसके आप जानते ही हैं कि पठार जो दक्कन का पठार है यह पूरा का पठार है, इसे हम नाम तो नहीं दे सकते, यह कई राज्यों में पठार इसका मतलब यह है, आप जान सकते हैं। और इसी का जो यह इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला, इसका नाम है विदर्भ का पठार, क्योंकि यह जो है विदर्भ इसका नाम दिया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र को 2 भागों में पढ़ने के लिए हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला यह मेन पार्ट है, यह है विदर्भ का पठार। विदर्भ का पठार कभी कभी अलग होने के लिए इस महाराष्ट्र से प्रयास करता रहता है, और शायद आने वाले दिनों में विदर्भ अलग हो सकता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है। तो आइए अब इसके बाद पठारों को देख लिया, नदियां हमने देख ली, और नदियों के बारे में हम एक विस्तृत एग्जाम मतलब कि वीडियो लाने वाले हैं, उसमें आप सभी नदियों के बारे में समझ लेंगे। साथ में
विश्व की जो नदियाँ हैं वो भी हम एक सेशन में कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। और झील की बात करें तो यहाँ पे कोल्डेरा झील है, जो कि ज्वालामुखी एक झील है, कोल्डेरा झील। तो कोल्डेरा यहाँ पे है, कोल्डेरा झील। और एक और झील है जो कि लोनार झील, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट झील है। और बताया जाता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड आके गिरा था, और वह बहुत समय पहले, आज नहीं, बहुत ही मतलब करोड़ों बोल सकते हैं, लाखों साल पहले यहाँ पे जब गिरा था तो एक गड्ढा सा बन गया है। और गड्ढा सा बनने के कारण इसमें पानी इकट्ठा होता गया और एक झील के रूप में इसका निर्माण या रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो दो झीलें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लोनार झील और यह जो झील है इसका नाम है बुलढाना, जो जिले में आता है। तो यह झील हो गया। ओके साथियों, इस तरीके से अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। और इसका जो तट है गोवा से लेकर के पूरा सूरत तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गोवा इधर है, और यहाँ से इसे बोलते हैं हम लोग कोंकण तट। और नीचे की तरफ गोवा के बाद आ जाता है कर्नाटक, ठीक है। और कर्नाटक का भी जो कुछ एरिया है वह भी कोंकण तट में ही गिना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो केरला का है उसे मालाबार तट कहा जाता है। तो तटों के बारे में जान गए। और इधर की तरफ जो है यहाँ पे पूरा गुजरात, जो कि एक स्टेट के रूप में यहाँ पे है। और अगर आगे आप बढ़ें तो हम चाहेंगे कि अब इसके राजनीतिक मैप की तरफ चलें और राजनीतिक मैप के बारे में समझेंगे। यहाँ पे कौन कौन से जगह हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस रहा है, चाहे वह इतिहास से रिलेटेड हो, चाहे वह हमारे आज के किसी घटना से रिलेटेड हो, या वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट जगह हो, जैसे कि आज के समय कुछ घटना हो जाते हैं, वे सब चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और ऊपर का जो ये एरिया है, बता दें कि यहाँ से नर्मदा नदी होके गई है और इसका बॉर्डर बनाती है। यह जो है यह नर्मदा नदी है जो कि इसका बॉर्डर बनाती है। और तापी नदी ठीक इसके बीच से ही होकर जाती है, आपको पता ही है, ये तापी नदी इसके बीच से होकर जाती है। और हम इसको बांटने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाएँ। यह हो गया तापी नदी, ठीक है। और कई नदियाँ इसमें आके मिली हैं, यह आपको हम अगले वीडियो में सेशन में समझने वाले हैं, ठीक। इधर की तरफ बढ़ें तो ये रहा इसका यहाँ पे। तो यहाँ से जो नदी निकली है यह महानदी है, गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहा जाता है। बूढ़ी गंगा इसे कहते हैं, जबकि कृष्णा नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। यहाँ कृष्णा नदी है, निकलती है महाबलेश्वर से, यह दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। इन नदियों के बारे में देखा, ऊपर की तरफ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, यह बीच में जो पहाड़ी है इसका नाम है अजंता की पहाड़ियाँ या पर्वत श्रेणी, ठीक है। और यहाँ पे महाबलेश्वर, कलसुबाई, और ये रहा महाबलेश्वर, यह हमने जान लिया। चलते हैं आगे और सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं जी। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है भूसावल, नाम सुना होगा। जब आप ट्रेन किसी स्टेशन जाते हैं, जो बड़े से बनारस हो गया, इलाहाबाद जाएंगे, तो वहाँ से भूसावल के लिए ट्रेन जाती हैं और उसमें अनाउंस में आपने सुना भी होगा। भूसावल साथियों केला के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे केला जो है बड़े बड़े केला, लंबे लंबे केला यहाँ पर उगते हैं और यहाँ पर उत्पादन भी होता है। तो भूसावल, इसके बाद इसी के ठीक नीचे यहाँ पे जलगांव का भी नाम आपने सुना होगा, जो कि यह है गोल्ड सिटी। यहाँ पे गोल्ड जो है सबसे प्योर, विश्व में की बात नहीं करेंगे, अपने भारत में अगर प्योर गोल्ड अगर आपको चाहिए तो आप जाइए यहाँ पे जलगांव में प्योर गोल्ड आपको मिलेगा।
भले ही कहीं ना मिले, चाहे वो आरबीआई के पास जो रखा हुआ गोल्ड वह भी प्योर ना मिले, लेकिन यहाँ पे प्योर आपको मिलने वाला है। इसी की तरफ इधर की तरफ आए, नीचे की तरफ, तो चलिए इधर देख लेते हैं। यहाँ पे है वर्धा। वर्धा में महात्मा गांधी का सेवा आश्रम है। जब महात्मा गांधी साबरमती में अपना आश्रम बनाए थे तो वर्धा में बनाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, वर्धा में बनाने की कई सारे कारण थे और इनके कुछ सेंटीमेंट भी थे और इसको ये रोक नहीं पा रहे थे। यह पूरे भारत के बीच में यह आता है, जबकि साबरमती गुजरात में आता है, जो कि अहमदाबाद के ही पास में है, और यह एक कोने में यह स्थित है, जबकि यह वर्धा बीच में है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उस समय यह था कि जब वह दांडी यात्रा पर निकले थे साबरमती आश्रम से, तो उधर से आते हुए उन्होंने कसम खाई कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाएगा तब तक मैं साबरमती नहीं जाऊंगा। तो भाई कहाँ जाएंगे फिर? तो उनका प्लान था कि अब वह वर्धा में ही अपना सेवा आश्रम बनाएंगे और वहीं पर रहेंगे और वहाँ पे पूरे भारत का कंट्रोल करेंगे और भारत को वहाँ से हर क्षेत्रों में बराबर तरीके से अपनी नज़र बनाए रख सकेंगे। तो महाराष्ट्र में वर्धा जो था किसके लिए? सेवा आश्रम के लिए यह इम्पोर्टेंट रहा। इसी के ऊपर की तरफ यहाँ पे नागपुर जो है, आपने नाम सुना होगा। नागपुर तो संतरा के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। नागपुर संतरा के लिए मेरे प्यारे साथियों बड़ा ही प्रसिद्ध है। और नागपुर जो है 0 माइल स्टोन भी है। संतरा तो ही है साथ में, यहाँ पे एक और एक नाम इसका है, यहाँ पे बनाया गया है एक पत्थर गाड़ करके 0 माइल स्टोन। इसको बताएंगे कि यह जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है, यह क्या है। तो जब हमें अगर भारत से अमेरिका के बीच की दूरी नापनी हो तो हम भारत में कौन सा जगह से मापना शुरू करेंगे? तो यह जगह, जिस जगह से हम मापना शुरू करेंगे, जो कि अंग्रेज़ों ने ही बना के स्थित, यानी इसको रिकॉग्नाइज करके गया थे, वह 0 माइल स्टोन के नाम से कहलाया। और वे हमेशा लंदन और भारत के बीच की दूरी नापनी होती थी तो इसी 0 माइल स्टोन से ही यहाँ शुरू करते थे और वहाँ से जो दूरी होती थी वहाँ पे ये लोग नाप लेते थे। तो ये रहा। इसके बाद आगे यहाँ पे है साथियों गोंदिया। ठीक है, गोंदिया जो है एक जगह है जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र साथ में मध्य प्रदेश के ठीक बॉर्डर पर है। और यहाँ पे हमारे गाजीपुर से एक ट्रेन जाती है होते हुए बरौनी टू गोंदिया। ये रहा गोंदिया। इसके बाद नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे गढ़चिरौली, यह इतिहास के रिस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, इसे समझ सकते हैं। अब आगे पढ़ें तो यहाँ पे चंद्रपुर और गढ़चिरौली के बीच में एक डायरेक्ट ट्रेन सुविधा बनाई गई है। और यह गढ़चिरौली और इसके बीच में अंग्रेज़ों के माध्यम से कुछ डिस्प्यूट हुए थे इनके जनजातियों के बीच में। तो यह इम्पोर्टेंट है, आप जानते ही हैं इतिहास के माध्यम से। इसके नीचे की तरफ चलें यहाँ पे तो यहाँ पे एक जगह है नांदेड़ में गुरु गोविंद साहब, जो कि 10वें गुरु थे सिखों के। और ये पटना में, आप जानते हैं इनका जन्म हुआ था गोविंद साहब, यह पटना में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो है यहाँ पे हुआ था नांदेड़ में। नांदेड़ में जब गए थे तो यहाँ पे कुछ लोगों ने इनकी हत्या कर दी थी, जो कि औरंगजेब के पुश्तैनी लोग थे, यही लोग ये काम किए थे, यानी मुगल सम्राटों का ये सब काम था। नीचे की तरफ चढ़ें तो यहाँ पे लातूर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यह है लातूर की बात करें, मराठों का संबंध रहा है। इसके नीचे की तरफ
देखें तो यहाँ पे सोलापुर है, यहाँ पे भीमा नदी और सीमा नदी भी यहाँ पे बहती हुई आती हैं, ठीक। और इधर की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे है कोल्हापुर। कोल्हापुर का चप्पल जो कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है इसे, और पहले ही इसे प्राप्त हो चुका है। कोल्हापुर का चप्पल के लिए प्रसिद्ध है। इधर की तरफ जानते हैं यह पूरा गोवा है इधर। और यहाँ पे रत्नागिरी, रत्नागिरी एक शहर है जो अल्फांसो आम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल्फांसो आम सबसे मीठा और विदेशों में भेजे जाने वाला आम होता है, और विदेश जो है इसे बहुत ज़्यादा प्रोफाइल करता है, मंगाता है और इसे सम्मान भी करता है। रत्नागिरी में जो अल्फांसो आम है, ठीक है। यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे साथियों यह है पुणे। पुणे, और इसे पूना भी हम लोग कहते हैं। पूना किस लिए साथियों प्रसिद्ध है? तो पुणे में बता दें कि जो मराठों का पेशवा रहा करता था, जैसे बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव विश्वनाथ, तो सबसे पहले पेशवा जो बना था वह बालाजी विश्वनाथ था, उसके बाद बाजीराव, फिर बाजीराव, ये मतलब रहे। तो ये पुणे में ही पेशवा रहा करता था, जो कि मराठाओं का प्रधानमंत्री या सेनापति मतलब इसे कहा जाता था। ये यहाँ पे रहा करते थे। और इसी के नीचे यहाँ पे सतारा भी है, ठीक है। और सतारा में कौन रहा करता था? हमने बताया कि सतारा में जो राजा यानी मराठाओं के जो शिवाजी, शाहू जी महाराज, ये लोग यहाँ पे रहा करते थे। ठीक ऊपर की तरफ लोनावाला इधर है, और लोनावाला, और ठीक इधर ये खंडाला। तो खंडाला आपने ऐसे कुछ गानाओं में सुना होगा, गाना वाना इसमें खंडाला में आता है। ये एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। और लोनावाला भी यहाँ पे पर्यटक स्थल है, यहाँ पे भी लोग अपने मौज मस्ती के लिए जाते हैं। तो बता दें जो पुणे है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जगह है जिसका नाम है जो पुणे, यह मौसम वेधशाला का कार्यालय यहाँ पे है। यानी मौसम के बारे में जो भी भविष्यवाणी की जाती है वह मौसम वेधशाला यानी पुणे से की जाती है। पहले इसका मुख्यालय शिमला हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे पुणे में ला दिया बाद में, ठीक है। ऐसे ही ऊपर की तरफ यहाँ पे कोने में यह है मुंबई। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे यह है मुंबई इस जगह पे। और यह मुंबई जो था, इसे 7 टापुओं का शहर कहते हैं। 7 टापू का शहर, क्योंकि यह पूरी तरीके से आइलैंड्स पर है और यहाँ से पहुँचने के लिए हाईवेज का निर्माण किया गया है। और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह यहाँ पे है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स मुंबई में ही टर्मिनल है, जिसे बोलते हैं सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, छत्रपति शाहू जी महाराज एयरपोर्ट के नाम से, ठीक है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम से ही है। यहाँ ही पे ठीक मुंबई में ही बांद्रा है, और बांद्रा जो है ट्रेन जाती है हमारे यहाँ से, हमें यह पता है। और इधर तरफ कल्याणपुर का नाम सुना होगा। ऊपर की तरफ पालघर में बीच में आपने कुछ डिस्प्यूट सुने होंगे, जिसमें कुछ है सन्यासी या जो भारत के लोग हिंदू सन्यासी होते हैं, वे लोग यहाँ पे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए थे। तो इनकी यहाँ पे कुछ लोगों की हत्या हो जाती है, तो समस्या थोड़ी सी बढ़ गई थी यहाँ पे। ऊपर की तरफ तारापुर, ये जो तारापुर है यह भी एक शहर है, और यह एक प्राचीन या बहुत पहले से ही इसका नाम है, क्योंकि तारापुर में सबसे पहले परमाणु रिएक्टर यहाँ पे लगाए गए थे 1972 में। परमाणु रिएक्टर्स बनाए गए थे। और तारापुर अब तो रिएक्टर के फॉर्म में काम करता है, यह साथ में यह रिसर्च के रूप में भी इसका उपयोग ज़्यादातर होता है। और यहीं से बता दें कि भारत ने परमाणु बम बनाने का प्रक्रिया शुरुआत की थी तारापुर स्टेशन से ही। इसी के
ऊपर नासिक। नासिक में लोग बताते हैं कि यह रामायण से जुड़ा हुआ नासिक है, और नासिक में राम यहाँ पे आए थे, और जब राम यहाँ पे आ करके अपना भवन बना करके रह रहे थे तो यहीं पे सुपनखा जो रावण की बहन थी, यहाँ पे आ करके राम पर मंत्र मुग्ध हुई थी, जबकि लक्ष्मण ने इनके नाग को काट दिया था। तो यह नासिक से भी इसका संबंध रहा है। ऊपर की तरफ बढ़े तो यहाँ पे मालेगांव, मालेगांव भी यह अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में जब युद्ध होता है, ठीक है, तो उस समय जो महार जाति के लोग थे या जो यहाँ की जनजातियाँ थी वह मराठाओं से नाखुश थी, और वह अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के मालेगांव का युद्ध लड़ती हैं, जिससे मराठाओं का एकदम नास्तनाबूद और बहुत बुरी तरह से हार होता है। और इससे मराठा इन जनजातियों पर गुस्सा हो जाती हैं और ये उनको बहिष्कार करने का प्रयास करती हैं। लेकिन आज भी जो है देखिए, जब जो पवार हैं, अजीत पवार, वो इन्हीं जनजातियों का जो है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है, प्रतिनिधि हैं, और यह यहाँ पे एक बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में फंक्शन उत्सव भी किए जाते हैं, जो कि मालेगांव में ही है ऐसा। बिल्कुल साथियों, और यहाँ पे बात करें तो कई ऐसे पार्क भी है जैसे, और टाइगर रिजर्व्स भी यहाँ है। पेंच, राजीव गांधी पेंच, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर ही है राजीव गांधी। बोरी वली टाइगर रिजर्व, यह भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। और यहाँ पे राधा नगरी इधर तो है ही है साथ में, और नवेगांव जो कि इधर है, नवेगांव जो है टाइगर रिजर्व है, यह हमें याद रखना चाहिए। बोर यहाँ पे है, ये भी हमें याद रखना होगा। और बाकी जो भी चीज़ें हैं हमने बता दिया है। अगर कुछ छूट रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और आपकी क्या राय है हमारे इस वीडियो पर, ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद। सॉरी साथियों, और कुछ चीज़ें और हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमने इसको दिखाने का प्रयास किया आपको। देखिए ये जो है इसके डिविजन्स बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं, यह कोंकण वोकड़ वाला क्षेत्र है। और ये देखिए यह है इंडिया गेट। देखिए इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दो चीज़ होता है। इंडिया गेट कहाँ पे है, तो यह दिल्ली में है, और यह है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया यह कहाँ पे है, तो मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया याद रखेंगे, गेट वे ऑफ इंडिया, तो यह महाराष्ट्र में है। जबकि हिलती हुई मीनारें अहमदाबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में है हिलती हुई मीनारें, जो कि आज के तेलंगाना में पड़ती हैं। यहाँ पे लोग जाते हैं, और इसका जो है निर्माण जो वेल्स के राजकुमार थे वह आए थे, तो अंग्रेज़ों ने इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया बना करके उनका सम्मान किया था। बहुत से यहाँ पे फोर्ट भी हैं जो महाराष्ट्र को और ज़्यादा प्रचलित करते हैं पूरे भारत में और विश्व में भी लोगों के दिल को लुभाते हैं। और यहाँ पे फोर्ट को देखने के लिए बहुत से लोग यहाँ के यहाँ पे पहुँचते हैं। देखिए किस तरीके से फोर्ट का यहाँ पे निर्माण किया गया है। और यहाँ पे जो कल्चर देखिए, लोग जाते हैं तो इनका कल्चर लोग बहुत ही पसंद करते हैं। आप भी घूमने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। देखिए इनका किस तरीके से बालों में ये अपने कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, जबकि हम भारतीय अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इनका चूड़ा जो है कितना बड़ा है, ये अपने कल्चर के लिए लोग जाने जाते हैं। और भारत अगर अपने कल्चर को छोड़ देगा तो भारत आज जितना इसे प्रसिद्धि प्राप्त है, शायद आने वाले दिनों में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होगी और लोग इसे जानेंगे भी नहीं। और यह कल्चर के लिए ही भारत में लोग आते हैं, जो कि हमारे लिए एक पर्यटन का बड़ा अच्छा स्रोत बनता है, और यह हमारे अर्थव्यवस्था का भी मजबूतीकरण करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे गांव में लोग चौपाल लगती है, आपने देखा होगा ऐसे चौपाल। और घरों देखिए जैसे हमारे यहाँ तरह घर होते हैं, ऐसे भी यहाँ पे भी घर हैं, लेकिन यहाँ पे घर जो है देखिए डबल तल्ला भी यहाँ पे बनाए गए हैं अभी भी जनजातियों में। ये रहा आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस में ही गांधी जी को और कस्तूरबा गांधी,
सरोजिनी नायडू, इन लोगों को यहाँ पे रखा गया था। कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को यहाँ पे शुरू किया गया था। तो 9 अगस्त को सुबह में ही 0 हावर ऑपरेशन चला करके इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जो राजेंद्र प्रसाद थे, इन्हें बिहार के बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल में इन्हें रखा गया था। तो यह रहा आगा खां पैलेस। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे भगौड़े हैं और हमारे जो जेल हैं उस जेल में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि जो विदेशी देश है, विदेश देश हैं, वे कहते हैं कि आपके यहाँ जो जेल हैं वह अच्छे नहीं हैं, वह हमारे मानक के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं। तो आप पहले अपने जेल की स्थिति सुधारिए, फिर उसके बाद इन्हें ले जा करके अपने यहाँ पे रखिए। तो हम कहते हैं कि पहले जो पैलेस है, यहाँ पे जो अच्छे अच्छे पैलेस हैं, इसी को पहले जेल बनाइए। और जेल क्या बनाना है, इसी में रखिए अच्छे से इन लोग को और उनकी खिदमतदारी करिए यहाँ पे पकड़ के। फिर तो अपने देश में रहेंगे तो पीटी पार्टी जो भी करना है कोई नहीं बोलेगा। तो भाई देखिए, बाहर से दिखाने के लिए होना चाहिए, अंदर से मुझे भले कुछ ही हो। ऐसे हाथी के दांत जो होते हैं दिखाने के लिए होते हैं कुछ और, खाने के लिए कुछ और होते हैं। ऐसे ही से पूरे विश्व स्तर पर दिखाने के लिए दिखाइए कि हमारे पास देखिए इतने बढ़िया बढ़िया जेल हैं, और ला कर कूटिए इसी जेल में। अरे भाई ले जाकर फिर दूसरे जेल में कूटिए, क्या दिक्कत है? जाने के बाद कौन देखता है? तो इस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं जगहों का। देखिए कितना दमदार सिटी है, या पुणे सिटी, और पुणे सिटी में ही पेशवा रहा करता था, और पुणे में जो वेधशाला है, ठीक है। और यहाँ पे बता दें कि जो नागपुर है, नागपुर में क्या है, नागपुर में पर्यावरण का जो है अनुसंधान केंद्र है नागपुर में। और यह आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कई जगहों पे। और त्रिची एक जगह है यहाँ पे, वो भी केला के लिए ही महत्वपूर्ण है, त्रिची, यह नाम है साथियों त्रिची। जैसे भुसावल है केला के लिए, ऐसे त्रिची भी केला के लिए है। ओके। और अजंता और एलोरा की आप समझे ही होंगे, इसको हमने शायद अभी नहीं बताया, लेकिन अजंता जो है और एलोरा ये गुफा है। अजंता हो गया और एलोरा, अजंता भी एक गुफा है। और अजंता में कई सारी परतों को काट करके उसमें बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं, और उस कमरों में अलग अलग तरीके से या अलग अलग लोगों का चित्र उद्धृत किया गया है। जैसे एलोरा में हो गया तो तीनों का, जैसे में तीन मतलब कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्मों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। मतलब कुछ में 13 लगभग हैं जो बौद्ध के लिए है, बाकी कुछ हिंदू के लिए है, और जैन धर्म के लिए कुछ ऐसे रूम यहाँ पे बने हुए हैं, उसमें चित्रों का उघेरा गया है। जबकि अजंता यहाँ पे केवल बुद्ध यानी जो बौद्ध धर्म है उनके ही जीवन से संबंधित जो चित्र हैं उन्हें ही उखेरा गया है अजंता में। ओके साथियों, एलिफेंटा गुफा भी इसी के आसपास है। एलिफेंटा गुफा जो कि महाराष्ट्र में ही है, और यह औरंगाबाद ज़िले में आते हैं। और औरंगाबाद जानते ही हैं, यहाँ पे ताजमहल का एक फूहड़ नकल है। इसे बीबी का ताजमहल कहा जाता है, जो कि औरंगजेब का पत्नी थी। और औरंगजेब की पत्नी ने औरंगजेब से बरियाई से बनवाई थी कि हमारे लिए बनवाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा जो थे शाहजहाँ, वो ताजमहल बनवाए नूरजहाँ के लिए, हमारे लिए तुम क्या बनवाओगे? तो उसे कहा था फूहड़ नकल, क्योंकि नकल तो है, नकल कोई भी कितना करेगा, ओरिजिनल चीज़ का परफेक्ट तो हो नहीं पाता है। तो और दौलताबाद भी इसी औरंगाबाद में ही है, यह भी आप जान लीजिए, दौलताबाद। और दौलताबाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाने का प्रयास किया था कि समझा कि अगर दौलताबाद बना लेंगे तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों को हम एक साथ कंट्रोल कर पाएंगे और उस पर नज़र भी रख पाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा मूर्ख था। इतिहासकारों ने कई सारे कहे भी हैं इसको, रक्तपिपासु था, सबसे बड़ा पागल भी था, इसलिए इसका जो है कोई भी मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। ओके, तो ये रहा, हमने देखा इस चीज़ को कि ये देखिए कितने अच्छे से फोर्ट बनाए गए हैं, किला। और इस किलों पर जो है राजा और महाराजा यहाँ के रहा करते थे। देखिए यह समुद्र के किनारे ही यह किला बनाया गया है, जो कि
महाराष्ट्र मुंबई में है। और देखिए कि इस पानी में से होकर के इसका रास्ता यहाँ पे बनाया गया है। तो इस पर चढ़ना बड़ी ही नामुमकिन है, क्योंकि किसी भी ओर से यहाँ पे ऊपर जाया जा नहीं सकता। यह पूरा टापू पर है। तो सोचिए कि कितना बनाने वाले ने बहुत ही दिमाग लगा करके इसको बनाने का काम किया होगा। और इसमें देख सकते हैं बहुत से इसे यहाँ फोर्ट है, रायगढ़ का फोर्ट है, जंजीरा का फोर्ट है, विजय दुर्ग है, यह अमला फोर्ट है, शिववर्धन फोर्ट है, बालापुर फोर्ट है, दौलताबाद में जो औरंगाबाद में है, औरंगजेब ने बनवाया था यह फोर्ट है। और ये नर्मला फोर्ट अशोक अकोला के द्वारा है। यह जो है पुरंदर फोर्ट है, जिसमें पुरंदर सबसे पहले, हाँ, पुरंदर और रायसेन, तो पुरंदर में ही सबसे पहले, नहीं साथियों, शिवनेर में सबसे पहले शिवाजी का जन्म हुआ था, शिवनेर फोर्ट में। और यह पुरंदर का फोर्ट है। और रायगढ़ का जो किला है, यहाँ पे इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, रायगढ़ को जीत करके। ये जो जयगढ़ का है यहाँ पे, और रायगढ़ का यहाँ पे फोर्ट है, यहाँ शिवाजी का यहाँ पे बना हुआ है, इनका राजधानी था। और ये था वर्ली फोर्ट, और यह था पन्हला फोर्ट, जो कि कोल्हापुर में है, पन्हला फोर्ट। इस तरीके से हमने पूरे महाराष्ट्र को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर कुछ भी बच रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद।